चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम होम साइंस का सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। तो एकदम इजी इजी प्रश्न है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, आज के सीरीज का हम पहले प्रश्न के ऊपर अगर ध्यान दें तो हमारा पहला प्यारा सा प्रश्न है, एड्स फैलता है। बताइए, एड्स जो है वो कैसे फैलता है। ऑप्शन आपके सामने है, हाथ मिलाने से, दूसरा है साथ साथ खेलने से, या फिर संक्रमित सुइयों से, या फिर जल तथा भोजन से। तो एकदम राइट जो आंसर है वो आप अपने कॉपी में लिख लिया करिए। एक तरफ आप अपना आंसर लिखिए 1 2 करके और एक तरफ मेरा आंसर लिख लीजिए, और अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं। कॉपी पे लिखेंगे तो लास्ट में जो है आप स्कोर करके आप हमें जरूर बताएंगे कि सर 10 क्वेश्चन में कितने प्रश्न हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए, एकदम इजी प्रश्न है, कौन नहीं जानता है, बचपन में ही सीख लिए हैं आप लोग कि संक्रमित सुइयों के द्वारा जो है वो एड्स का क्या होता है, फैलाव। जब तक ब्लड का रिलेशन नहीं बन पाएगा तब तक जो है वो एड्स एक दूसरे में नहीं फैलेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया है तो उसके साथ आप हाथ मिला रहे हैं या फिर खाना वाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इन सभी से जो है वो एड्स नहीं फैलता है। हाँ, चुंबन से फैल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी 1 मिनट, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी से चुम्मा चाटी कर रहा है और होता है कई बार कि उसके मुंह के जो दांत वात होते हैं उससे ब्लड निकलते हैं, तो उस समय में अगर ब्लड इधर से उधर जाता है तो उस केस में आपको एड्स फैल सकते हैं। बाकी एकदम इजी इजी सा प्रश्न है, कोई हार्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ए के सी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रश्न के ऊपर में। तो भाई, एड्स नामक रोग का मुख्य वाहक है, आपको बताना है कि एड्स नामक जो रोग है उसका मुख्य वाहक क्या है। नशे के आदी व्यक्ति, या फिर वेश्यावृत्ति में संलिप्त व्यक्ति, या फिर पेशेवर रक्तदाता, इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे या फिर आप अपने कॉपी पे सही उत्तर को लिखेंगे। चलिए, सही जवाब की बात कर लेंगे तो डी ऑप्शन एकदम राइट होगा, इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए, एक एक के ऊपर में डिस्क्रिप्शन देना थोड़ा कम पसंद करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो बहुत कम टाइम में हम आपको सही जवाब जो है वो करा देते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर ले तो प्रश्न है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। बताना है आपको, क्या बीसीजी का टीका 24 घंटे के अंदर नहीं दिए जाते हैं, या फिर ओपीवी जिसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, तीसरा है आपका डीपीटी का टीका जिसको कहते हैं डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, और चौथा है आपका हेपेटाइटिस बी। जल्दी से फटाफट से आप बताइए कि कौन से टीके 24 घंटे के अंदर जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब जो है वो होगा आपका डीपीटी का टीका। ये डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस के लिए जो है वो दिए जाते हैं। तो ये 24 घंटे के बाद दिए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर नहीं दिए जाते। बाकी हेपेटाइटिस बी हो चाहे बीसीजी का टीका जो है वो 24 घंटे के अंदर बच्चों को दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है, क्षय रोग के लक्षण है। क्षय रोग जिसको टीबी भी कहते हैं, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, अन्य नामों से जाना जाता है। लगातार सूखी खांसी होना, 99 से 100 डिग्री तक ज्वर यानी बुखार रहना, छाती में दर्द, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्षय रोग का जो लक्षण होता है, सही जवाब आप लिख लीजिए वीडियो रोक के। बाकी हम सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो उपयुक्त में से सभी सही होंगे। आपको जब भी क्षय रोग होंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको खांसी तो स्वाभाविक चीज है, और थोड़ा खांसी उसी के टाइम में आपको जो है वो नॉर्मल अगर बात कर ले तो आपको फीवर भी रहता है। ठीक है, और छाती में दर्द भी रहेंगे, लगातार खांसी वासी होते हैं तो उसमें आपको छाती में दर्द, यानी 4 के डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाना चाहिए। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होते हैं बच्चों में तो क्या पिलाना चाहिए, ORS का घोल, या फिर उबला हुआ पानी, या फिर चाय पिलाना चाहिए, या फिर तो वो नींबू पानी पिलाना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, ORS का घोल देना चाहिए। डिहाइड्रेशन से मरने वाले बच्चों को ORS के घोल पिला करके उसे बचाया जा सकता है। ORS को इस कारणवश इसको जीवन रक्षक सामग्री के रूप में भी जानते हैं। याद रखेंगे, 5 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर में अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है एकदम खूबसूरत सा प्रश्न है,
हमारे शरीर में रोगाणु कैसे फैलता है। एकदम जो बच्चे कभी भी नहीं पढ़े होंगे वो भी अपना एकदम नॉर्मल जो कॉमन सेंस है वो लगा के सभी उत्तर सही कर सकते हैं। हमारे शरीर में रोगाणु कैसे फैलते हैं भाई, प्रवेश करते हैं हवा द्वारा, पानी द्वारा, ए और बी दोनों, यानी हवा पानी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब जान रहे हैं बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ए और बी दोनों ही हो जाएगा। हवा के द्वारा भी और पानी के द्वारा भी रोगाणु हमारे शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो 6 के सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, अतिसार किससे फैलता है? बताइए अतिसार किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, विषाणु से, जीवाणु से, विब्रियो से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, जीवाणु से फैलता है अतिसार। 7 के बी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। बस 3 ही प्रश्न बचे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 3 प्रश्न फटाफट से खत्म कर लीजिए। टिटेनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाए जाते हैं? क्या डीपीटी का टीका लगाए जाते हैं, या फिर एमएमआर के, या पोलियो का, या फिर बीसीजी का? फटाफट से बताइए टिटेनस के लिए कौन सा टीका लगाए जाते हैं? एमएमआर वगैरह है ये सब खसरा गलसुआ के लिए लगाए जाते हैं। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाए जाते हैं। तो डीपीटी का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले बताएं पर्ट्यूसिस हो, टिटेनस हो, इन रोगों के लिए टिटेनस लगाए। तो 8 के ए ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए कौन से तत्व आवश्यक है भाई? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, या फिर लोहा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कैल्शियम ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 9वां के ए एकदम सही है, 9 के ए ऑप्शन। अब लास्ट, आज के लास्ट है, और जाते जाते उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चों का जो है एकदम सही आंसर एकदम आना चाहिए। पोलियो रोग हमेशा किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? ऑप्शन 1 है आपका ए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, या फिर 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, या फिर नवजात शिशुओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो 1 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोग का ज्यादातर होने की संभावना होते हैं। यहाँ 10 के ए ऑप्शन ही आपके राइट हो गए। तो इस तरह से हम होम साइंस के सेकेंड चैप्टर के 10 क्वेश्चन करा दिए, और 1 या 2 वीडियो सीरीज और लाएंगे, और फिर फाइनली आपका सेकेंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड चैप्टर से किसी भी तरह के प्रश्न अगर होम साइंस के आएंगे तो आप एकदम नॉर्मली उसको बना पाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो जाते जाते एक बार कमेंट में जरूर हमें बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके 10 में सही हुए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो एकदम नहीं भूलिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।